नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आपका स्वागत करती हूं न्यूज अफेयर 24 के एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण की पाठशाला में भी वन रक्षक। जैसा कि आप जानते ही हैं और अब तक मैं बोलती ही आई हूं कि पर्यावरण संरक्षण कितना आवश्यक है, न सिर्फ हमारे लिए वरन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। हमारे पुरखों ने जिस तरीके से धरती हमें सौंपी थी, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी वो उसे उसी रूप में लौटाएं। लेकिन आज के औद्योगिकरण, बढ़ते हुए शहरीकरण और अति महत्वाकांक्षा के चलते ये थोड़ा मुश्किल हो चुका है। एआई के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में हम प्राकृतिक संसाधनों की या प्रकृति की अवहेलना कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे छेड़ते हुए, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती आई हूं कि मेवाड़ की धरा से उन लोगों से मैं बातचीत करने निकली हूं जो या तो इस बात के जिम्मेदार हैं या फिर वो लोग जो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। जनमानस तक अपना यह संदेश पहुंचाना एक चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया का प्रथम कर्तव्य है। सदैव न्यूज के साथ बने रहना ही हमारा काम नहीं है। कुछ ऐसे दायित्व भी हमारे हैं जिसके द्वारा हम समाज की दिशा को बदल सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि से जिनकी सादगी बहुत ही लोकप्रिय है। उन्होंने अपनी सादगी से जिस प्रकार से कार्य किया है वो अनुकरणीय है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रीमान प्रमोद जी सावर का। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद। आपका परिचय यदि मैं देना चाहूँ तो मेरे शब्द कम पड़ेंगे। आप राजस्थान के बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। आप बहुत ही बड़े नेता हैं राजस्थान के। आप भारतीय जनता पार्टी के सहकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में आपने अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी और आगे से आगे आप बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक भी आप रुके नहीं हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर इनके क्या विचार हैं। तो प्रमोद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पर्यावरण संरक्षण को आप देखते किस नजर से हैं? आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य परिस्थितियां हैं और जिस तरह का प्रहार व्यक्ति से भी है, समाज पे भी है, ये हमने जिस तरह से पर्यावरण की अवहेलना की, जी। जो इसका संवर्धन होना चाहिए था वह ना होकर के हम सब ने मिलकर के कहीं कम और ज़्यादा जो इसकी अवहेलना की है उसके दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। और ये बात सत्य है कि हम कितना भी बड़ा औद्योगिकरण कर लें, कितना ही बड़ा विकास कर लें, कितना ही हम माइनिंग की दृष्टि से भी बहुत उच्च स्तर तक पहुंच जाएं, जी। पर जिस तरह का प्रकृति के साथ दोहन हुआ है और ठीक उसके अनुपात में उसका जो संवर्धन होना चाहिए था पर्यावरण की दृष्टि वो से, नहीं हो रहा है। वो नहीं होने के कारण से आज हमको नई पीढ़ी को नौतपा क्या होता है वो समझाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो दुर्भाग्य नहीं सकता है, है? क्योंकि हम नहीं जानते नौतपा क्या है, क्या लेकिन हमारी पीढ़ी को हम समझा रहे हैं। आज हम साक्षात भुगत रहे हैं। जी। कभी इस उदयपुर शहर में अगर तापमान 40 डिग्री पहुंचता तो उसका लोग सोचते थे कि अरे ये हाईएस्ट पिक आ गया है। जी। और आज ऐसा हमारे भी लिए आता, आम है ये। आज आम हो गया है और 43, 44, 45 डिग्री पर हमारा ये जो अरावली वाला क्षेत्र है जी। वह क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है, तो दूसरे क्षेत्र में क्या स्थिति तो सर, होगी? अरावली का क्षेत्र हमारा इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि जो अरावली हमारे लिए ढाल बन के खड़ी थी उसको तो बुरी कदर से चीर दिया जा रहा है सर। और दोनों परिस्थितियां जी। हैं। एक अरावली हमारी ढाल बन के खड़ी थी, जी। उसको भी हमने चीर दिया। जी। और एक वो समतल जमीन से नीचे खनन का क्षेत्र था, जी। इतना दोहन हुआ है कि दोहन की प्रतिस्पर्धा के अंदर अंदर आज वो खनन की जो स्थितियां हैं, वो जो आज भौगोलिक दृष्टि से देखें, जी। कभी हमारे यहाँ ये पृथ्वी में झटके आना, कोई छोटी मोटी बात होना या ऐसा सोचते थे भू संकलन होना, ऐसा बहुत भूकंप से बहुत बहुत कम, बहुत कम, मतलब बड़ी बात पीढ़ियों नहीं। में कभी कहते थे उस समय ऐसा हुआ था, पर जी। आज एक पीढ़ी 20 साल में ही अपने सामने देखती जा रही है। जी। तो हमने अति दोहन भी किया जी। और पहाड़ की तरह से अति प्रहार भी किया, और इसके पीछे मूल कारण प्रतिस्पर्धा है। जी। और आज इसलिए हम सब असुरक्षित हैं। जी। उसके जो दुष्परिणाम हैं वो आज हम भुगत रहे हैं। जी। जैसे कि मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करती आई हूँ, मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ, तो काफ़ी लोग जैसे जिम्मेदार ठहराते हैं ज़्यादातर माइनिंग वालों को। जब मैंने माइनिंग के क्षेत्र में पाँव रखा और मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना है कि अरावली गुजरात, राजस्थान और कश्मीर में फैली हुई है, जिसमें से 80% जो है वो राजस्थान में ही है।
और उसके अंदर जो खनिज है, जो खनन वाला क्षेत्र है, वो 2% ही है। तो उनका ये कहना है कि हम तो सिर्फ 2% जो अरावली है उसी के अंदर माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ जहाँ अवेलेबल है हम तो वहीं करेंगे, उसके अलावा तो कर नहीं रहे। तो बाकी का जो अरावली कट रहा है वो पूरा तो सिर्फ मुझे नजर आता मैं है वो आपको सिर्फ बीच में रोक रहा हूँ, पूरा जी शरीर होता है। जी गाँव कितनी जगह होता है, जी अगर उसकी अवहेलना करते तो वो नासुर बन जाता है जी बिल्कुल और अंतों का तो पूरा शरीर हिलता है। जी जी जो ये कह रहे हैं कि हम तो 2% पे कर रहे हैं, तो वो 2% पे किस हद तक जा रहे हैं, उसके कारण से, उस 2% के कारण से क्या आपने वो तमाम मापदंड अपनाए जिनको पर्यावरण संरक्षण से करना था? जी जी आज पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें, हम ये नहीं कहेंगे कि विनाश को देखते हुए हम विकास रोक दें, जी बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। जी क्योंकि आपको संवर्धन करना है और उस खनिज का उपयोग भी करते हुए आर्थिक दृष्टि से भी आपको सक्षमता लानी है। जी तो उसके साथ साथ जितने मापदंड है, क्या आपके उसके रेशियो में 10% आपने प्लांटेशन जी किया? वही मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा क्या कि हम इन आपका बाई सारे प्रोडक्ट रेशो को निकलता है उसको जी कहाँ आपने उठाकर फेंका? जी वेस्ट कहाँ प्रोडक्ट डंप किया? जी वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ है? वो जी क्या आज गति में है? जी आपका प्लांटेशन तो आपकी माइनिंग बोलती है ना, जबकि नियम क्या कहता है? कई 33% कंट्रियों में प्लांटेशन 10% आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन उससे 10% पर ये सर्टिफाइड होना चाहिए कि ये प्लांटेशन है और जागरूक प्लांटेशन है, सजीव प्लांटेशन है, पेपर का नहीं है। जी तब जाके वो प्रमोट करते हैं। उसमें तो जब मैंने संतुलन तो उनसे आवश्यक है बातचीत ना। जी मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि 33 प्लांटेशन हम लोग करते हैं अपने। इसके अलावा ये कि जितना क्षेत्र हमें दिया जाता है खनन के लिए, उसी के बराबर का क्षेत्र की जगह कहीं और हम लेकर और वहाँ पर पूरा प्लांटेशन वगैरह करते हैं। उस जगह को पैसा देकर जो भी किया जा सकता है वो सब हम लोग करते हैं। सरकार की सही नीतियों का हम पालन करते हैं। ऐसे डंपिंग के लिए जब मैंने ऐसे पूछा, जितने उन्होंने हैं कहा ना, उसके लिए भी हम रिसाइकलिंग करने का प्रोसेस चाहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जब हम रिसाइकलिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट सरकार के सामने रखते हैं तो उसकी मतलब परमिशन मिलने में ही इतने सालों लग जाते हैं, तब तक तो काफी समय निकल जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता, आप एक देखो जनप्रतिनिधि हैं? आप रिसाइकलिंग की जो बात है, बाई प्रोडक्ट की डंप करने की जो मेजर पार्ट है, जी आज अगर आप उस दृष्टि से सोचो कि हमको बहुत पास पड़े, आसपास के गांव में करें, तो कोई गांव आपको इसकी परमिशन नहीं नहीं देगा। जी और हमारे यहाँ तो अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। जी अगर दो पहाड़ी के बीच में भी आपने किसी सैलरी को डंप किया, तो एक बहुत शीघ्र सीमा के बाद तो वो तो ओवरलैप हो जाएगी। और जब बारिश होती है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, तो बहकर वापस कहाँ जाएगी? गांव में, गाँव में खेतों में। जी और जहाँ जहाँ डंप हुए हैं उसके आसपास की स्थिति को, हाँ बिल्कुल इक्के दुक्के बहुत अच्छे भी हुए हैं जहाँ उन्होंने प्लांटेशन करके किया। पर ये कहना है कि हमने प्लांटेशन उसके पर्याप्त मात्रा में किया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि हम ये मानते हैं कि जो मिनरल्स हैं, क्योंकि सिर्फ माइनिंग में हम ये नहीं कह सकते कि पत्थर ही निकल रहे हैं, मार्बल ही निकल रहा है, काफ़ी सारे मिनरल ऐसे निकल रहे हैं जो हमारे सुबह से लेकर रात तक यूज़ में आते हैं। 80% मिनरल्स के ऊपर डिपेंड है, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ में पर्यावरण नीतियाँ ठोस होना ज़रूरी है, प्लस उसके साथ जो चीज़ें निकल रही है जो कि नुकसान देती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप, मेरा ये कहना है कि जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अपनी बातों को बहुत प्रखर तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। इस चीज़ पे मोनेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें लग रहा है कि इस चीज़ को करने से बार बार नुकसान हो रहा है, तो उसे रोका जाए या फिर उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कमेटी या ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो 24 आवर्स इस पर्यावरण संरक्षण के ऊपर ही मोनेटाइजेशन करे, बहुत क्योंकि से कमी तो एनजीओ इसी चीज़ की है? और बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, जी पर मैं ये कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो पिपलांत्री मॉडल है बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत कम संख्या में है, उसके विपरीत वाली जो संख्या वो बहुत बहुत बड़ी है। ज़्यादा है। आज पिपलांत्री मॉडल को लोग क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं? जी बिल्कुल क्योंकि वो एरिया हमने देखा है, वो भी माइनिंग क्षेत्र ही है। बिल्कुल माइनिंग क्षेत्र है। उस माइनिंग क्षेत्र के साथ साथ उसका उन्होंने विकल्प निकाला, ज़बरदस्त प्लांटेशन किया, जी फिर बेटियों के साथ उसके संबंध को जोड़ा, भावुकता के नाते, जी आत्मीयता के नाते, और लोग मन से जुड़े। जी आज देश से नहीं विदेश से लोग वहाँ देखने जी आते हैं। बिल्कुल। आज जो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का एक विकल्प सरकार के कागज़ में होता है और उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसके 10 रास्ते भी उनको दिखाते हैं, जी पर वस्तु स्थिति क्या है कि वो प्रतीकात्मक है। जी अपने मन से पूछें कि आज हम प्लांटेशन करते हैं सब्जी संस्थाओं में, प्लांटेशन करना एक पार्ट है इनिशियल। उससे मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। आप जाके स्वयं देखिए, आज वो प्लांटेशन जहाँ हुआ उसके क्षेत्र को आपको ढूंढना पड़ जाएगा। जी
और तो हम ये कि एक्चुअली फिर और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम काटते तो 50 60 60 70 साल पुराने पेड़ हैं, पेड़ है, और उसके बदले में भी सर पेड़ नहीं, हम प्लांट लगा रहे हैं, पौधे लगा वो रहे हैं। इसलिए कि दिखाई देने चाहिए। हाँ, वो दिखावटी चल रहा और है बहुत रेशियो और साइकिल इतनी तेज नहीं थी कि वो 50 साल का एक रेशियो सही ढंग से बनता। जी जितने कटते उसके अगर सवाए लगते तो आज नहीं होता। जी और आज मैं आपको आज भी कहता हूँ कि कई जगह मैं संस्थाओं में जाता हूँ, मैं उनको ही कहता हूँ आप कम करो, 10 प्लांट लगाओ, पर ये सुनिश्चित करो कि 5-10 साल में प्लांट इतना बड़ा, तब इतना तक बड़ा मेरी हो जाए। गारंटी और मैं देखूंगा। जी ये ठीक है, फोटो आ गया, आप देखते हैं फोटो तो जी चेहरे उधर हैं, प्लांट कहाँ जा रहा है क्या है, ये बहुत कम जो कर रहे हैं बेचारे वो भी हतोत्साहित हो जाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनके प्रभाव इतने हैं कि वो प्रशंसा ज़्यादा ले जाते हैं। जी और विशेषकर जो हमारे इधर माइनिंग की बड़ी इंडस्ट्रियाज है, गवर्नमेंट की भी हैं उसमें, जी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी, अपना अच्छा सौभाग्य है कि भाई अपनी प्रकृति में इतना ज़बरदस्त मिनरल्स खनिज है, है जो वर्ल्ड में इसकी डिमांड कहीं है। नहीं है। जी तो उसके रेशियो का एक पार्ट क्या हम इस प्लांटेशन और इस काम में नहीं लगा सकते हैं क्या? डेफिनेटली, मेरा वही कहना है कि हम अगर वो संतुलन हो तो बिठा सकते दिखाए हैं। तो लोग मानेंगे ना। जी आपके कहीं भी अगर 200 पेड़ एक सिमेट्री में लगे होंगे तो आपको दिखते हैं कि ये पेड़ लगे हुए हैं। जी आपने देखो कई रोडों पे अच्छी संस्थाएं काम करती हैं। जी जैसे हम यहाँ से जाते हैं मिराज का प्लांटेशन हाँ देखते हैं। जी आप देसुरी आगे भी रानी रोड, रानी का, दोनों तरफ के वो प्लांटेशन देखते हैं। जी तो प्लांट तो बोलता है ना, जी बिल्कुल वो दिखता जमीन है। में थोड़ी गड़ जाता है। जी पर जो पैदा होने से पहले ही वहीं समाप्त हो जाते हैं, वो कैसे प्लांटेशन है? जी पर कागज में तो वही है ना। जी अब मैं एक ऐसी आपको यथार्थ की चीज़ बताता हूँ जी कि जो लोग इस पे बारे में बोलते हैं, जी व्याख्यान देते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वो कौन है? अधिकांश जी कॉलेज और महाविद्यालय। जी आप सभी महाविद्यालय प्रीमिसेस का आप सर्वे करके देखिए, जहाँ से हम अपनी प्रखर वाणी से चाहते हैं कि लोग प्रोत्साहित होकर चलें, वहाँ की उसकी व्यवस्थाएं देखिए। कभी ज़माने में बॉटनिकल गार्डन होते थे, फला गार्डन होते थे, नहीं है। आज वो कचरा पात्र है। जी तो आदमी को निज पर शासन फिर अनुशासन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आज ये कैंपस तो हमारे हरियाली युक्त इतने होने चाहिए कि वहाँ की हरितमा बोलेगी। आप बताइए कौन सा उदयपुर कॉलेज महाविद्यालय जहाँ 200-300 पेड़ दिखे देते हैं, 400 पेड़ दिखाई देते हैं? जी प्रीमिसेस कितने बड़े हैं? काफी बड़ा। केवल अपना चेंबर, अपनी सुविधा, उसके आगे। जी उसके आगे कुछ नहीं, और ऑल इंडिया, ऑल नेशनल, इंटरनेशनल सब सेमिनार्स। वही हो रहे हैं। तो जब मैं अगर मेरे यहाँ पे भी 10 प्लांट को ठीक ढंग से नहीं लगा सकता हूँ और मैं व्याख्यान दे के सोचता हूँ लगाएं, लगाए। आज अगर हमारी ये जो कैंपस हैं, केवल कॉलेज बता रहा हूँ, आप मासला मंगरा पे चढ़ करके घूम करके नीचे गुलाब बाग देखो, जी तो आपको लगेगा पूरे शहर का हृदय यहाँ बस रहा है। सबसे खूबसूरत जगह वही है। क्यों? कि वो प्लांटेशन दिखाई प्लांटेशन। देता। बिल्कुल हमने क्या किया इतने साल में? जी बिल्कुल। वो तो दरबार के टाइम का है ना। दरबार जी के टाइम का तो हमको उस रेशियो को भी देखने का प्रयास हुए हैं, मैं ये नहीं कहता जी। हूँ बिल्कुल नहीं हुए, हम्म, पर जितने अनुपात में और प्रतिशत में होने चाहिए वो होना चाहिए नहीं वो होते उतना हैं। नहीं है। और इसी कारण से हमारी स्थितियाँ बिगड़ती गई, दिनों दिन बिगड़ती गई। जी और लोगों ने जिस तरह से दोहन के दूसरे स्वरूप निकाल दी। हम्म, अगर आज मैं एक अधिकारी हूँ, किसी माइनिंग का रिन्यूअल करता हूँ, जी जी तो मुझे देखना चाहिए एक प्रैक्टिकल फोटो से नहीं, प्रैक्टिकल कितने प्लांट उस रेशियो से नियम में थे और कितने आज सजीव रूप से बोल रहे हैं, जी। तो उसको मैं एनओसी दूँ। तो यहाँ तो सर भ्रष्टाचार भी तो बहुत काम करता है ना, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो पैसा उन सब फेंकते हैं, चीज़ों के दुष्परिणाम कौन भुगत रहा है? हम और हम हमारी भुगत पीढ़ी रहे हैं, हमारी भुगत रही है आने ना। वाली पीढ़ी भुगतेगी। मतलब मुझे लगता है कि भाई जब हम अभाव में थे जी तो प्राकृतिक संतुलन अच्छा था, जी खुलापन था, हरियाली थी, पानी की बहुतायत थी। भले गांव में कम उपयोग, हम एक बाल्टी से अपना काम चलाते थे। आज बहुतायत हो गई, सुविधाएं बढ़ गई, पर आज हम जिस स्थिति में आके खड़े हो गए, तो हमने अब इस धरोहर को संरक्षण तो किया, जी अक्षुण्ण भी रखा केवल अपने तक। अब नई पीढ़ी को क्या नई देंगे? पीढ़ी के लिए कुछ नहीं तो बचाया। धरोहर तो अक्षुण्ण तब रहती है जब नई पीढ़ी को प्रभावित होती है। जी तो इसी क्षेत्र में आप, जैसे कि आप जल विकास प्राधिकरण के भी सदस्य रह चुके, झील मैं आपको संरक्षण एक में भी। चीज़ बताता हूँ। जी देखो, अब उदयपुर की झील है, हम्म, चारों झीलें हैं, जी चारों झीलों की इंटरकनेक्टिंग है। जी और जब से मानसेवा कल का हुआ है, तब से हमारी झीलें आज भरी रहती है। जी बिल्कुल। और झील भरी रहेगी तो पर्यटक आएगा। जी बिल्कुल। हमने कई बार ऐसे नियम बना देते हैं, आम आदमी के लिए तो नियम और बड़े लोगों बड़े के लोगों लिए के नियम नियम। नहीं है। तो फिर ये बड़े लोगों की सब अट्टालिकाएं कैसे बनती है? जी इनकी नियमों पे प्रतिबंध होना चाहिए। बिल्कुल। और वो जिस रेशियो से देते हैं प्लांटेशन, वो केवल और केवल अपने कैंपस तक सीमित रखते हैं। कैंपस से बाहर नहीं है।
क्योंकि वहाँ उनको टूरिस्ट से उनसे वापस उनसे दिखाना और लेना है। जी क्या उस रास्ते तक जाने तक, आने तक कई संस्थाओं ने बहुत अच्छे काम किए। वहाँ देखो, आप बोलता है ना, अपने कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। विकलांग इसका बहुत बेहतरीन मॉडल बेहतरीन। है, बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। कई जगह आपने नीम प्रोजेक्ट देखे होंगे, लोगों ने लगाए तो पूरे 40-40 किलोमीटर तक भी चला है। जी अब दुर्भाग्य क्या है कि जो निर्माण निषेध क्षेत्र कहे जाते हैं, जो इस काम के जिलों के नाम से लेकिन वहीं तो पर्यावरण निर्माण दस हो रहे हैं, वहीं हो रहे हैं ना। तो सर उसका रोकथाम क्या है? उसके रोकथाम में देखो, पहाड़ी कटना एक बे हो सकता है कई लोग इस बात से मेरे से सहमत नहीं होंगे। जी अगर आपने कोई क्षेत्र किसी को अलॉट किया, उसमें पहाड़ी भी है, जी तो उसका मिनिमम परसेंटेज तय करिए कि उस पहाड़ी पर भी ये डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। जी पर परसेंटेज मिनिमम ही तय होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि पहाड़ तो साफ हो जाए और पूरा अट्टालिका खड़ी हो पर जाए, अभी तो यही हो रहा है सर कि तो पहाड़ ही गलत। पूरे कट रहे हैं। जबकि ये पर्यावरण, आज माउंट आबू किस लिए जाना जाता है? पहाड़ों के लिए, अरावली के लिए, अरावली सबसे ज्यादा वहीं है। वही है। पर वहाँ भी आप तो अब हमारे अगर मान लो 10-20% पे कोई निर्माण कार्य भी करता है, जी तो वो आपको निश्चित रूप से टूरिस्ट का बेनिफिट देगा। जी अगर आपकी उस पहाड़ी कटिंग में रोड से या कैसे भी कहीं 10% होता है, तो उसको आप एक रेशियो फिक्स करिए ना उस पूरी क्षेत्र के अंदर प्लांटेशन का। जी जी यहाँ तो पहाड़ी साफ हो रहे हैं और सब प्रभावी लोग कर रहे हैं। जी सब वो लोग हैं जिसको उदयपुर मेवाड़ से लेना देना नहीं है। जी। यही मेरा आपसे ये सबसे बड़ा कष्ट है। ये सवाल है कि ये उनकी जो हो स्वीकृतियाँ रहा कहाँ है, से आ जाती पता जी नहीं। जी, ये जो हो रहा है ये हम जो यहाँ के मेन लोग हैं उनके द्वारा कम किया जा रहा है। मुझे लगता है जो बाहर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं या फिर बड़े बड़े होटल रिसोर्ट्स, बड़ी जो 5 स्टार होटल्स आ रही हैं, उन्हीं के द्वारा ये ज़्यादा किया देखो, जा एक रहा बात है। बहुत स्पष्ट है, मानवता और संस्कृति कहाँ बढ़ती है, बसती है? जी जहाँ पानी होता है। जी बिल्कुल। उसी के जंगल में जाके तो आसपास, नहीं बनाते ना। उसके आसपास ही संस्कृति बसती है। बस्ती बिल्कुल क्यों सही। बसती है कि वहाँ पानी की सुविधा और उसका एक आकर्षण है, और उसका एक जनता का पंच तत्व में उसको मानते हैं कि अब भाई आपने जैसे ये बात बोली कि है मानव ना। संस्कृति वहीं बसी जहाँ पानी होता, तो पान आर्य सभ्यता हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, सभ्यता मेसोपोटामिया, और उससे भी पुरानी सभ्यता बहुत मानी है, जाती है। बिल्कुल है। पर आयड़ का आज जो हाल आप देख रहे हैं वो एक, अभी फिर भी थोड़ा बहुत ठीक दिखता है, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व तो बिल्कुल नाला ही बन चुकी थी। इसका और कारण अभी है भी ना, recently हमने देखें तो लंबे पानी तो नहीं समय बह रहा। तक पनाह दी, प्रोत्साहित किया, आज वो नासुर हो गए। जी इलाज कब होना चाहिए? जब गांव प्रारंभ हाँ, होता है प्रारंभ बनने। होता है। जी वो नहीं हुआ। अब जब लगा कि इसके सबके दुष्प्रभाव से सब प्रभावित होने लगे, तब बोल रहे हैं। जी तो देर तो बहुत हो चुकी है, पर अभी इसमें कोई देर नहीं है, बहुत काम है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं नगर पालिका निर्माण समिति में अध्यक्ष था। आपको ध्यान हो तो दूध तलाई पूरी सूखने जैसी स्थिति पे आ गई थी। जी तो हमने एक ये योजना बनी, उसका मैं अध्यक्ष था, दूध दूध तलाई पुनरुत्थान योजना। जी हमने उसकी शुरुआत की कि इसका जितना डस्ट है, मलबा हम निकलाएंगे, जी नगर पालिका की सोच लगाएंगे, जनता शामिल होगी। आप देखोगे 1.5-2 महीने तो जैसे कोई जलसा चलता हो, सुबह 5 बजे 6 बजे, आज फला समाज, आज फला स्कूल, आज फला संस्था, आज बड़े से बड़ा लोग, और कई लोग जो बिना आमंत्रित भी थे, पर उनको लगा कि वास्तव में 3500 ट्रक मलबा निकला है। 3500 ट्रक। तो कितना पानी अंदर नीचे गहरे तक गया, और हमने कितना भर दिया? जी जहाँ तक साधन जा सकते थे वहाँ तक हमने जेसीबी से लेके, बड़े बड़े पॉकलैंड से लेके नीचे तक लगवाए। जी किसने दिए? संस्थाओं ने दिए। तगारियाँ उठा करके, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उसको भी लगा कि इसमें हम सहभागी, कहीं न कहीं हमारा इसमें सहभागिता होनी चाहिए। होनी चाहिए, तो उन्होंने भी तगारी। और आप देखो, रेला जैसे समाज के 200 लोग एक लाइन में खड़े हैं, पहली तगारी चलती और वापस 200 ही आती, तब तक लास्ट लगा तक काम करते रहते। ये उत्साह हुआ, काम हुआ, आज इस पानी तरह तैर का रहे थे। उत्साह की आवश्यकता तो सर आज बिल्कुल भी है। नितांत आवश्यक है। जी मुझे लगता है इस समय तो बहुत ही ज्यादा आपके है। सामने देखा, उसके सामने पहाड़ ऐसी चट्टान पड़ी हुई थी, जहाँ अपन दीनदयाल पार्क जाते जी थे, जी जी वहाँ हमने एक पार्क डेवलप किया था। उसके कभी मैं फ़ोटो देखता हूँ तो बांस थे जहाँ हमने इसका उद्घाटन किया। वो जो मुष्टिक प्रहार के केंद्र बने हुए हैं, और पूरी पहाड़ी थी और कुछ भी नहीं था। अभी उसके अंदर काफी अच्छा वन क्षेत्र बना हुआ है, पूरे शायद वन पे विभाग ने काफी अच्छा ज़बरदस्त बना दिया। प्लांटेशन हुआ है। जी 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 अब आप इस कोने से लेके ऊपर दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक जाएंगे तो प्लांटेशन है। तो प्लांटेशन करने वालों को भी अप्रिसिएशन हो, पर जो लोग इस बात के लिए कहते हैं उनसे भी ये पूछो कि आपका क्या दायित्व बनता है। जी मैं उदयपुर जिला पर्यटन सहकारी समिति का अध्यक्ष भी हूँ, चलाता हूँ। हमारी टीम ने भी ऐसा एक संकल्प लिया है कि हमको
एक अभियान चलाना है, उसमें मोटिवेशन भी हो और हमारा भी उसमें पार्टिसिपेशन। जी। आज आप किसी भी जगह चले जाएं, आप उनके प्रीमिसेस देखें, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे प्रशासनिक के हों, चाहे कहीं हों, तो आपको सामने सामने तो इक्के दुक्के पेड़ दिखाई देंगे। जहाँ से प्रवेश है वो खाली बंजर भूमि की तरह पड़े हुए हैं। वहाँ कुछ भी तो नहीं। जब आप संदेश दे रहे हो पूरे देश को, विदेश को, समाज को, तो कम से कम वो तो हरितमा युक्त हो, वहाँ की शुरुआत हरियाली हमारे से ही बोलनी करना चाहिए। हो। बिल्कुल। जहाँ सोर्सेज हैं जी। वहाँ अगर आप 500 पेड़ बोलेंगे बाउंड्री बाउंड्री वाल भी, तो लोगों को लगेगा कुछ पेड़ प्लांटेशन हुआ है। जी। और प्लांटेशन का मतलब जो एक है उस पर बहुत ही ज़बरदस्त परीक्षण और निरीक्षण भी बहुत आवश्यक है। जी, मैंने वही कहा, मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैंने लगाया, वो चला ना चला, मैं जहाँ लगा रहा हूँ उसकी पानी क्या व्यवस्था है, खाद की क्या व्यवस्था है, उसकी सुरक्षा क्या है, जानवर अब खाएंगे, आपको यहाँ नहीं लगता कोई कि यहाँ तोड़ पर ऐसा जाएगा। होता है कि हम एक दूसरे पे छोड़ते हैं कि भाई मैंने प्लांट लगा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी क्या, आप इसे पानी डालना, फिर उसकी जिम्मेदारी किसको नहीं, संभालना। ऐसे नहीं होगा। लोग अपने आप उसको लेके, जिम्मेदारी को लेके नहीं चलना चाहते, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने इस फील्ड में जैसे की है, तो सरकार की पर्यावरण नीतियाँ तो काफ़ी अच्छी हैं, बट वहाँ पर वही होता है कि सख्त होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़रूरत है विदेशों इसी की। में काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन के ऊपर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में कार्बन उत्सर्जन कर रही है तो उनके ऊपर पेनल्टी है, या फिर उनकी इंडस्ट्री 7 दिन में बंद कर दी जाती है। तो हमारा देश जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी सारी इंडस्ट्रीज है जो बाहर से भी आ रही है, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में पर्यावरण नीतियाँ बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। शक्ति बहुत आवश्यक है जी, और साथ में मॉनिटरिंग और भी। जो करने वाले हैं उनकी निष्ठा भी पूरी होनी चाहिए। जी, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या मॉडल आपके दिमाग में कभी आता है कि भाई ये मॉडल होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि जिनके पास इस काम के दायित्व हैं उनको कर्तव्य बोध होना चाहिए। अगर वो निर्वहन नहीं करते हैं तो उसको निश्चित रूप से उनके प्रति कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। जी। अब जैसे मैं कहता हूँ, सपोज आज एक माइंस में देखने जाता हूँ जी। और हमारे रेशियो में कि 10% प्लांटेशन है, होना चाहिए था। अब वो प्लांटेशन हुआ और चला ना चला, सफलता तो एक वो पेड़ चले, जी। जी। फिर उसमें यह भी थे वो पेड़ कौन से होने चाहिए जो सफल हैं जी, या जो बिल्कुल समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका देखने से पहले अगर मैं उस एनओसी पे साइन करता हूँ या स्वीकृति देता हूँ और वहाँ कुछ भी नहीं, तो दोषी कौन है? वही जिन्होंने परमिशन दी है। और वो तो लाइव चीज़ें हैं। जी। इसीलिए आज लोगों को क्यों मतलब आज खनन किसको प्यारा नहीं है? जी। हमारी मोनोपोली है भारत में, विश्व में। विश्व में मोनोपोली है हमारी। बिल्कुल। तभी हमारे हिंदुस्तान जिंक जावर माइंस अपनी मिनरल्स में अपना ये RSMM लेकर के, और अपनी मार्बल की इतनी बड़ी और विशेषकर सोप स्टोन की इतनी बड़ी, जो हमारे यहाँ जीवनदायिनी तो वही है ना। जी। पर जीवनदायिनी कभी हमारे लिए गले की हड्डी बन जाए वो ठीक नहीं है। तो उसका विकल्प है कि उसी रेशियो से काम होना चाहिए। जीवनदायिनी तो हमारे लिए गले की हड्डी नहीं बन रही, एक्चुअली हम उसे बना रहे हैं। मुझे लगता है कि वो हम मानते हैं कि मिनरल वहीं से निकाले जाएंगे, लेकिन उसके बराबर के रेशो में, या फिर मुझे लगता है उससे ज़्यादा रेशो में हमें उसको दोबारा बचाने की भी ज़रूरत है। डबल क्योंकि रेशियो में करना डबल पड़ेगा रेशो ना, में करना होगा। क्योंकि जो क्षेत्र है उसमें प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत हैं, जी। जिस तो तरीके उसको से आपको अभी, डबल रेशियो से चलना पड़ेगा। जी, जिस तरीके से अभी हमारा क्लाइमेट सडनली चेंज हुआ है, हाँ, 4 से 5 सालों में बारिश का मौसम चेंज हो गया है, सर्दी का मौसम चेंज हो पूरे गया है, सभी गर्मी गणित बदल सब कुछ चुकी चेंज है। हो गया है। और उसके बाद में लोगों को सिर्फ ये इतनी अति महत्वाकांक्षा है कि सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस्ड है, वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो हमारा क्या होगा। उनका कुछ होगा नहीं होगा, बाकी लोगों का तो इनके साथ वो बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहे हैं अभी। जी। माइनिंग तो एक होगी, पर पूरे गांव की जो आसपास का क्षेत्र बसावट उसके लिए कितना बड़ी हो जाएगी। रियल स्टेट इसके लिए जिम्मेदार इसमें है, और बड़ी बड़ी होटल इंडस्ट्रीज इसके लिए जिम्मेदार है। ये जिम्मेदार तो इसलिए हो गए ना कि आपकी एक्सेप्टेंस तो स्वीकार करते हैं ना, जिस दिन आप परमिशन देते हो जी। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये शर्तें माननी होगी। जी। जी। तब जिम्मेदार वो लोग ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो गए जिनके पास जिम्मेदारी है इस काम को देखने की। जी। 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 जैसे कि अभी आपने कहा कि पर्यावरणीय नीतियों के अंदर ठोस कदम जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल जब अपने घोषणा पत्र मतलब बनाते हैं, तो उसमें पर्यावरण नीति को अगर वो प्रमुखता दें तो वो आज कितना अच्छा समय होगा। की आवश्यकता है कि अपने स्वयं के लिए, समाज के लिए और देश के लिए पर्यावरण नीति की नीति भी स्पष्ट हो, साफ हो, और इसमें प्रयास भी हो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जी। परंतु क्रियान्वित सही हो रहा, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। जी। अभी जैसे कार्यक्रम होगा, मैंने लगा दिए 100 पेड़, जी। आप 2 साल बाद आके देखोगे तो मैं जगह ढूंढूंगा कहाँ लगाए कहाँ थे। लगाए थे। तो किससे साथ धोखा कर रहा हूँ? समाज के साथ कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल।
आप 20 लगे, 20 चलने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं रचनात्मक काम, हम तो गरीब हैं, हम संपन्न नहीं है। सब रक्तदान एक ऐसा है कि आप गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, जी न काले और गोरे का है, न आयु वर्ग का। आपने अगर किया तो किसका जीवन बचेगा? जी तो जीवन से बड़ा तो कोई कार्य आप नहीं करते हैं ना, जी जी जहाँ आपको कुछ भी नहीं करना पर आपके एक रक्तदान से जीवन। ऐसा ही पेड़ के बारे में है, जी हर मकान के बाहर परमिशन के साथ सब चीज़ होती है। तो कम से कम इतना बॉन्ड तो करें, मेरे घर के बाहर भी 5 पेड़ लगने चाहिए, जी छायादार होने चाहिए, लोग ठहर सके, आ सके, आबो हवा अच्छी हो सके। तो लोग तो जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो प्लान हैं, आप देखते हैं कि उनकी रोडें तो बहुत तुरंत बन जाती हैं, बिल्कुल। पोल लग जाते हैं, पेड़ पेड़ नहीं क्यों लगते। नहीं लगते? एक सवाल आपसे अगर और उस था। पूरे प्लान में पेड़ लगे हुए हों जी तो उसका नज़रिया बदल जाएगा। जी बिल्कुल। और जब तक वो खड़े होंगे तब तक आपको लगेगा कि वास्तव में पेड़ है। जी एक पेड़ तो कितने लोगों के जीवनदायी नहीं बिल्कुल बनता है। जीवन वो तो काफी सारी, वो एक पूरा अच्छा, सर्कल है। केवल उसकी आपकी छाया से उसका संबंध नहीं है, मेडिकल प्लांट है तो उससे संबंध है, जी लकड़ी से संबंध है, कई चीज़ों से उसके संबंध है। जी तो जागरूकता अवेयरनेस के प्रोग्राम बहुत सार्थक हों, इस पर बहुत ताकत और जोर लगाना चाहिए। और जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं उनके प्रति बहुत कठोरता की आवश्यकता है। जी कई लोग पेड़ काट देते हैं, प्लान बनते हैं, आप देखा होगा। जी बिल्कुल। तो उसके रेशियो के जो नियम उसकी पालना होती है क्या? ये पेड़ कटाई से मुझे याद आया कि पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी से जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तब फुल डे हम वहाँ पर रहे, तो वहाँ पर उन्होंने जो पेड़ कटाई का रेशो बताया है, प्रमोद जी आप सुन के बहुत हैरान होंगे कि वहाँ पर पेड़ कटाई सिर्फ कोयला बनाने के लिए नहीं यूज़ हो रही है। वो कंटेनर के कंटेनर, मतलब आप ये मान के चलिए कि दिन के 100-150 से भी ऊपर क्विंटल के पेड़ रोज कट के और वो जा रहे हैं पोर्ट से बाहर, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। और खेत, ये जो किसान होते हैं वो खुद ही अपने पेड़ों को उनको ठेकेदारों को बेच रहे हैं। कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों कट रहे हैं, इतने कंटेनर, मतलब हमने लाइव देखे हैं, लाइव उनको पकड़ा है। एक दो पेड़ की बात आ ही नहीं रही, यहाँ पर कंटेनर के कंटेनर पेड़ कट रहे हैं, मतलब लाखों की संख्या में पेड़ वहाँ कट तो रहे निश्चित रूप से किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, हैं। जी इंडस्ट्री प्लस वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो एक्सपोर्ट पोर्ट्स पे जा हैं, रहे पोर्ट्स हैं। पे जी जा रहे तो हैं। उसके ऊपर श्याम सुंदर जी पालीवाल जी बहुत निडर होके खड़े हैं। वो उन्होंने एक बयान भी दिया था कि हो सकता है इसके लिए कोई मेरी जान भी जाएगी, क्योंकि जो इसके पीछे माफिया हैं माफिया वो होते कोई हैं, वो छोटे-मोटे तो है संगठित नहीं। होते हैं। जी तो इसके लिए मुझे लगता है कि प्रशासन को कुछ सख्त नियम वहां पर भी चाहिए कि पेड़ कटने के लिए भी। प्रशासन के साथ साथ एक शब्द है सहकारिता का, एक सबके लिए सब एक के लिए। जी जी केवल प्रशासन भी कुछ भी नहीं प्रशासन भी होगा। नहीं कर सकता, जनमानस को भी इतना होना तो पड़ेगा। हम जाके शिकायत करते हैं तहसीलदार साहब ये पेड़ कट गया, अब वो आता है उस माफिया से, वो लड़ सकता है नहीं लड़ सकता है, उसकी सुरक्षा, कई प्रश्न खड़े होते जी हैं। गांव पूरा खड़ा हो, क्यों तो कट होगा। जाएगा? जी अगर मान लो किसी कारण से कटे, छटाई भी आवश्यक है, उसके अपने नॉर्म्स बने हुए जी हैं। उसकी तो नॉर्म्स है, छटाई के तो हाँ, अपने नॉर्म्स है। तो वो काम, उसको काम को करिए। जी और वो पेड़ भी केवल ऐसे आप काट सोच रहे लो हैं। कि अधिकारी को मैं फ़ोन करके फ्री हो जाऊँ, नहीं। आज आप एक सर्वे करना, मैं तो ऐसी सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक जी मेरी जी इच्छा है, तो आपको यथार्थ से मुका जितने गांवों में स्कूलों के ग्राउंड्स बने हुए हैं, जी बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों को ज़मीनें मिली है, इसमें कोई शक नहीं। जी हो सकता है पहले वाली पीढ़ी में तो एक एक दो दो कमरों में ही पढ़ाई की होगी, आज की तारीख में बहुत बड़े premises है। प्रीमिसेस बने हुए हैं। जी आप पहले ये ढूंढना कि 100 पेड़ वाला कोई स्कूल है क्या, जी वहाँ हार जाओगे, फिर 50 पे आ जाना, और फिर आप 10-20 पे भी आ जाए, तब आपको पता लगेगा कि हम कितने जिम्मेदार हैं या गैर जिम्मेदार जी हैं। बिल्कुल। और वही वहाँ से पढ़ने वाले और वहीं से हमारी युवा पीढ़ी वहीं निकलती से है। वही पे पड़ी निकल। क्या हमारी रचना ऐसी नहीं हो सकती कि जो भी ऑफिसेज होंगे, प्रीमिसेज होंगे, पहले जो व्याख्यान देते हैं, जो वहीं से विश्वविद्यालय शुरुआत हैं, करें। वो इतने हरितमय युक्त हो कि लोगों को लगे कि मैं भी, मेरा मकान इस टाइप का होना चाहिए। जी खेल के मैदान है, बच्चा खेल के मैदान, छाया का पेड़ नहीं, वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। जी बिल्कुल। और आप चाहते हो कि 4 से 5 वो खेले, कहाँ से खेलेगा? जी नहीं खेल सकते, ये बचपन हमने देखा है, पर तो हमारे केवल बच्चों के ज़मीन सामने ये लेने से बचपन थोड़ी नहीं होता। है। अगर जी कोशिश करते 3 साल में चारों तरफ नीम लगते, अन्य पेड़ लगते, बच्चों को सिखाते, तो बच्चे तो जो देखेंगे वो करेंगे। आप सिखाओगे तो बच्चे के मन में कल्पना रहेगी। आज एक अमृता ने बलिदान दिया तो आज खेजड़ी आंदोलन चला ना, जी क्योंकि लोगों को दिल से स्वीकार हुआ। जी आज मरने मारने में उतारू रहते हैं वो लोग। जी तो ये तो जागरूकता के अभियान है, जिसको चलाओगे। हमने दूध तले अभियान चलाया, थोड़े दिन हमने कहा हमको जरूरत है, संस्थाओं के फ़ोन चल करके आते हैं। जी मतलब एक बार आपको सोचने की ज़रूरत है और
खुद खड़े होके एक बार तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा, तो ही पीछे एक जन तभी आएंगे नहीं लोग। चल पड़ता है। आप झील संरक्षण, झील विकास प्राधिकरण के भी सदस्य रहे हैं, तो आपने बताया ये भी दूध तलाई वाला आपने नहीं, किया मैं ही ये है। जब नगर परिषद में निर्माण समिति अध्यक्ष था जी, तब जी। इस कार्यक्रम को हमने हाथ में लिया जी था। जी जी जी। तो हमको लगा था कि बहुत बड़ी आवश्यकता पानी की, और इतनी बड़ी पुरानी एरिया कम हो सकता है मगर बहुत गहरी है। जी जी जी। जब हम आसपास के लोगों ने इतिहास का बताया कि बहुत गहरी है, तो हम स्वयं भी सोच नहीं सके। हम सोचे 100 200 400 ट्रक निकल जाएगी, 3500 ट्रक निकले। जी। उदयपुर की झीलों और को आज लेके। आप सोचो उसी कंपेसेट में कितना पानी उसमें भरा रहता है। जी बिल्कुल। आज हमारी बावड़ियों की क्या स्थिति है, काफी कुएं नीचे बंद आ हो चुकी रहे है। हैं, या तो बहुत नीचे स्तर चला गया या फिर सूख चुकी है। सूख चुकी है, कहीं जीर्ण शीर्ण पड़ी है, कई लोगों ने कब्जे कर लिए, अड्डे बना दिए। आप देखो ना, वो उनकी, अगर मैं टूरिस्ट की दृष्टि से कहूँ तो वो भी आज अगर आप देखो ना तो ऐसी ऐसी बावड़ियाँ हैं जिनको लोग देखने आके ताज्जुब करते हैं कि यहाँ क्या कला थी, यहाँ के लोगों के हाथों में क्या हुनर थे, वो भी सूख जो चुकी इतनी है। खूबसूरत बना करके केवल पानी नहीं बनाया, उन्होंने उसको भी मंजिल के आधार दिए। एक से एक कहानी किस्से हमारे तो इसके साथ जुड़े हुए, पूरा रास्ता नहीं इससे भरा हमारा हुआ। जमीनी धरातल पे जो पानी वो काफी नीचे चला गया है, इस वजह से हमारी बावड़ियां भी जो खत्म हो चुकी है। उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जी। अब ये किसके लिए है? ये आप स्वयं के लिए है। आम आदमी के लिए और आदमी क्या कहता है, मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों करूं? अरे भाई, जब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तुम्हारे मकान में होगा और सरकार कह रही है कि भाई आपका जो मिनिमम चार्ज आप जमा करा रहे हो सिस्टम लगने के बाद हटा दो, पैसा वापस ले जाओ। तो उसमें तो लोगों को चाहिए कि मेरे अपने ही मकान में अगर कोई इस तरह का वाटर हार्वेस्टिंग होकर मेरी सुरक्षा कर रहा है, तो इसके लिए मेरे से प्रकृति का आभार है मेरे। तो ये कंपलसरी होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए और सख्ती के साथ भी होना चाहिए, केवल सर्टिफिकेट इशू नहीं होना चाहिए। जी जी जी। तो तो अभी कम आपको से क्या कम लगता है बहुत बड़ी समस्या है। उदयपुर में, आपको क्या लगता है क्या रेशो है अभी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का? देखो, अवेयरनेस का रेशो तो बहुत कम है। जी। नई पीढ़ी में ज़रूर हो रहा है, नए समय में ज़रूर हो रहा है, बाकी तो केवल सर्टिफिकेट मिल जाए उससे कुछ नहीं होता है। जी जी। और मैं तो कह रहा हूँ जितने बड़े ऑफिसेज हैं, प्रीमिसेज हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ऑफिसेज के बड़े बड़े शुरुआत वहीं से उसमें, होनी चाहिए। अरे वहाँ अगर पानी का भी संरक्षण हो जाएगा तो कम से कम उनकी समस्या तो निदान खत्म हो जाएगी। जी जी जी। ये ट्रैक्टरों से लाना जाने का जो गोरख धंधे सब बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और आज इतने प्रीमिसेस जगह हैं प्रकृति में जहाँ जहाँ सफलतापूर्वक वो कर रहे हैं। मेरा हमको आपसे समय के साथ कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, जो रहना अच्छा है उसको अपनाना चाहिए, अनुभव को साझा करना चाहिए। और जहाँ लोग, और कई बार लोग कहते हैं ये परमिशन मत दीजिए, वो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। विकास को हम अगर करना भी चाहते हैं, केवल विनाश का भय दिखा के नहीं रोका जाना चाहिए। जी। आज उदयपुर टूरिज्म सेंटर है, जी अगर उदयपुर में बड़ी होटल नहीं होगी कौन टूरिस्ट आएगा? जी। पर ये हम टूरिस्ट क्या के कहते हैं, लिए मेरे नहीं पास आप एक 5 क्वेश्चन स्टार खास है। ये फला स्टार के होटलें नहीं होनी चाहिए। आज हमारे वेडिंग डेस्टिनेशन है, कितनी बड़ी मात्रा में उदयपुर इकोनॉमी उस पर डिपेंड होगी, टूरिज्म आता है, जी। कहाँ से आता है? वो सब उसी जगह बने हुए हैं। आप उसमें देखिए कि उसके कारण से कहाँ नुकसान हो रहा है और आपकी शर्तों की कौन अवहेलना कर रहा है, उसको निकालिए। जी। आपको ध्यान हो, झील संरक्षण में निकला था कि यदि झीलें आसपास हैं, अब मान लो हमारी पीढ़ी के पुराने जितने लोग थे या हमारे बाप दादाओं ने क्या गलती की, क्या उन्होंने झील के आसपास मकान बना लिए? आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं, मैं अध्यक्ष रहा हूँ इस भवन अनुमति का। एक बाथरूम बनता है या एक किचन, वो भी कब, जब बच्चा बच्चे की शादी हो जाती है तो माँ बाप बनाते हैं, उसको इसका ज्ञान नहीं है, और दूसरे दिन उसके गले में हड्डी फंस जाती है, नोटिस पहुंच जाते हैं कि झील संरक्षण कराना चाहिए। आपको इतना नहीं, इसका व्यवहारिक पहलू देखना होगा। इसकी निकासी आप देखो कहाँ है, वो झीलों में नहीं जानी चाहिए। जी। मेन आप तो आंख मूंद के बैठे रहे, झील के चीरते हुए लोगों ने बीच में पूरा अपना सीवरेज सिस्टम डाल दिया, क्या हुआ? क्या इसके हम दोषी नहीं है? हमने इस गंदगी किसने फैले? हम लोगों ने फैले। कहीं होता है क्या झील के अंदर ही हमने सब बना दिया? वो सेफ्टी टैंक उड़ के जाते हैं, तब कहाँ थे सब झील प्रेमी? तब नहीं बोलना था क्या? और आज उसको हटाने में हम लाखों रुपए लगा रहे हैं, शिफ्टिंग में लाखों रुपए लगा रहे हैं। तो किसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली करते हो, उसको पक्ष विपक्ष दोनों पहलू देखने थे। और इसी में शहर 30-40 सालों से विवाद में उलझा हुआ है। जी। हम विवादों में ही उलझे हुए हैं, लेकिन यही हुआ ना, कुछ तो करना। तो आपको कोई क्या उसको लगता है? बचाव करता है तो कोई माफिया उसको आंख दिखाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा मॉडल होना चाहिए कि जितना नुकसान अब तक तो हम कर चुके हैं उसकी तो भरपाई फिलहाल नहीं की जा सकती, बहुत लंबा समय लगेगा, फिर भी ऐसी कोई इनिशिएटिव मेरा ऐसा मानना है कि तुरंत है
क्योंकि जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं जहाँ से भी, तो वहाँ से भी ऐसा नहीं है कि रास्ता हो निकल ही जाता आता है। है। परंतु वो काम तब होगा जब शक्ति होगी, जी अपना पराई नहीं देखा जाएगा, जी पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाना चाहिए जी कि अभी कि मान लो ये मैं इसको प्रभाव, या जो बाहरी तत्व हैं जिनको मैं बाहरी तत्व कहता तो नहीं, क्योंकि हमारी देश के रहने वाले हैं, पर वो उनकी निगाह ही इसी दृष्टि से है कि उदयपुर में आना, बड़ी संख्या में ये काम को करना, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, क्योंकि प्रभावी लोग होते हैं, पदों पर आसीन होते हैं, और वो उसके सब नियमों की अवहेलना करते हुए आज कितने किस तरह के रिसोर्ट बना दिए, जी बिल्कुल। क्या उनके आउटलेट क्या है, किसी ने देखा क्या, सड़क का कहाँ से आएगी, कहाँ से, कितने नाले ढांक दिए उन लोगों ने, नेचुरल्स जितने रिसोर्सेज थे आज उनके ऊपर बहुमिला मंजिलें कैसे खड़े हो गई। खड़ी है। एक तरह तो हम कहते हैं कि 14 अगस्त 47 की जो स्थिति रहनी चाहिए, वहाँ उदय सागर में जाकर देखो क्या बन गया, जी बिल्कुल। आज जिलों में देखो ना। जी बिल्कुल। पर ये जरूर मैं अभी भी, मैं व्यक्तिगत राय है, केवल विनाश का डर बताते हुए विकास को नहीं रोकना चाहिए, जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। जी आज टूरिज्म के नवाचार में आपको क्या इस शहर के लिए 5 स्टार होटल जरूरी नहीं है क्या, उसका अपना क्लाइंट्स है, उसके क्लाइंट के साथ जुड़े हुए 100 परंपरागत धंधे हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, सामान्य व्यक्ति मोची से लेकर के भी, तो भी सब व्यक्ति उस बुद्धि से एक तो हम जगह से ग्रामीण पर्यटन को इसके अंदर बढ़ावा नहीं तो दे बड़ा सकते? दिया दिया सकता है। मतलब एक रेशो और तक 5 स्टार आपको होटल ठीक है, अच्छा बट दूसरा ग्रामीण क्या है पर्यटन कि भी तो किया आदमी जा सकता है। आकर्षण भी देखता है, जी उसका भी एक आकर्षण होता है। हम देखते हैं हर व्यक्ति झील की तरफ भी जाता है, तालाब की तरफ भी जा रहा है, और ये बड़े अधिकारी जितने बताते हैं ना, हम कई बार आप इनके सबका सर्वे कराओ तो उनके कार्यकाल में उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़मीनें कहाँ खुर्द-बुर्द की, वहीं की होंगी। सब छोटे-छोटे गाँवों से लेके कहीं नहीं बख्शा उन्होंने, पर वो झीलों का सक्षम थे, सौंदर्यीकरण तो प्रभावित थे। उनकी नैसर्गिक खूबसूरती में ही है ना। अगर हम उसके हाँ, आसपास कंक्रीट बिछा रहे हैं तो झीलों का तो कौन सौंदर्यीकरण तो आएगा? वैसे भी खत्म हो रहा है। हाँ, और जहाँ तक मैं सोचती हूँ 5 स्टार होटलों का जहाँ तक सवाल है सर, तो 5 स्टार होटलें, अगर कोई पर्यटक हमारे क्षेत्र में आ रहा है तो वो हमारी जो प्राकृतिक खूबसूरती है, सौंदर्यीकरण है, उसको देखने आ आज रहा क्या है ना। कारण है 5 स्टार उदयपुर होटल में तो उनके नेशनल खुद के शहरों में इंटरनेशनल भी है। कॉन्फ्रेंसेज होती है, वेडिंग इंडस्ट्री, क्या कारण है? नेचुरल नेचुरल खूबसूरती कारण। खूबसूरती, अगर हम उसी को खत्म कर रहे हैं तो फिर हाँ, लोग क्यों आएंगे? मेरा और ये मानना उसके है कि अनुपात में आपको टूरिस्ट की नेचर के आपको सुविधाएं तो प्रदत्त करनी पड़ेगी। जी आप केवल ये नियम बना दो कि ये मंजिल इतनी नहीं बन सकती, उतनी नहीं बन, आप सब पे मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे बच्चा नर्सरी से पढ़ना शुरू करता है उसके साथ एक एक चीज़ जुड़ती जाती है। जी नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा 8 घंटे नहीं पढ़ता है, नहीं जब ज़रूरत होती है तब वो 8 घंटे भी पढ़ता है, उसकी ट्यूशन भी लग जाती है, कोचिंग भी लग जाती है, कई अनेक तरह के विषय जुड़ जाते हैं। समय के साथ वो डलता है कि भाई नवाचार साथ, तो क्या आज हमको नहीं चाहिए कि नवाचार के साथ जुड़े? आज उदयपुर शहर में ज़रूरत है 5 स्टार होटलों की। अब मेरे इस कथन से हो सकता है बहुत लोग पर वो प्रतिक्रिया लिमिटेड करेंगे, भी तो हो सकती है। लिमिट करिए ना आप, नहीं उसको दायरे में लेके करिए ना, वही तो मैं बोल रही हूँ कि लिमिटेड तो हो सकती है, क्योंकि मेरा मेरा आपसे थोड़ा सा क्योंकि अलग विचार उदयपुर है। केवल और केवल टूरिस्ट अपना मूल आधार है, जी और ये अगर कहीं शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास क्या रहेगा? केवल टूरिस्ट से एक मालिक ही नहीं पनपता है, ये हम कई बार कहते हैं ना, और इस मालिक ने उसके साथ 100 हमारे ट्रेडिशनल धंधे हैं जो बिरादरियाँ करती हुई आ रही है, वो सब धंधे भी उससे जुड़े हुए हैं, आय उनकी उससे जुड़ी हुई है। एक सिंपल से अगर वहाँ कोई डांस का भी हो रहा है तो कला को प्रभावित कर रहा है तो उसकी आजीविका उससे जुड़ रही है। कोई साफे बांधने का ही काम कर रहा है तो उसकी परंपरा जिंदा तो वहीं से रही ना, बाकी आप और हम थोड़ी से जाके कहते हैं तो आप। उसके लिए हमें 5 स्टार इस तरह से होटल वाला ऐसे कल्चर 100 जरूरी है। धंधे के लगभग की एक सूची हमें बनी, जो हर व्यक्ति जैसे पॉलिश से लेकर कपड़े के धोने से लेकर के प्रेस से लेकर, ऐसे आप निकालोगे तो आपको लगेगा फ्लावर डेकोरेशन से लोग कितने लोगों की आजीविका जुड़ी, वो तो हमारे मूल से लेकिन आजीविका को लेकर हम प्रकृति के साथ हद से ज्यादा वो भी तो नहीं, नहीं वो कर क्यों हो सकते रहा ना। है? वो इसलिए हो रहा है असंतुलन, इसलिए कि हम अनदेखी कर रहे हैं। अनदेखी कर रहे हैं। कागज में तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, इतने भाई इतने का ये है तो इतने भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो कागज को थोड़ा दूर ही रखते थे, तब तक काम हो जाता है। जी आप अंतिम संदेश हमारे चैनल के माध्यम से मेवाड़ की जनता को क्या देना चाहेंगे कि मैं आपके इनिशिएटिव दान उनके क्या होने चाहिए? हर व्यक्ति अपनी सहभागिता पर्यावरण के प्रति संवर्धन के लिए और इसकी समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसमें अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से निभाएं। केवल हम किसी की बुराई करके दूर हो जाएं वो उचित नहीं है।
हम भी उसकी तह तक जाएं, उसको प्रयास करें। और ये अभियान के लिए अभियान ही नहीं, हर समय के लिए हम सावचेत रहें और अपने से प्रारंभ करें कि मैं कितना वृक्षारोपण करता हूँ, क्या मैं कितना किसी के साथ दोहन करके कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ें हमको रेशो देखनी पड़ेगी। और हमारे इधर का जो अरावली का क्षेत्र है, पर्यावरण की दृष्टि से क्षेत्र है, उसमें भी विकास भी साथ हो, क्योंकि दुनिया में कई देशों ने विकास भी किया है तो उसका संवर्धन भी साथ साथ कर लिया है। और लोग आज उसको देखने जाते हैं, उससे कई खूबसूरत चीज़ें और बहुत पुरातत्व और ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ें हमारे पास ज़्यादा है। पर हम केवल विरोध के लिए ही खड़े हो जाएं तो वो भी ठीक नहीं है। और जो करने वाले लोग हैं, जो इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आजीविका चलाते हैं, कोई दोष नहीं है, क्योंकि काम धंधे सबको करने पड़ेंगे, चलेंगे तो उसके साथ। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि मैं दबाव से, प्रभाव से, गलत काम कर करके अभी अपनी सुख संपत्ति तो अर्जित करूँगा, पर आने वाली पीढ़ी के लिए नासूर न बन जाना चाहिए। जैसा कि भी आपने श्रीमान प्रमोद जी सामा जी के मुख से सुना कि उन्होंने आपको एक सच्चाई बताई कि विकास भी कितना ज़रूरी है और साथ में पर्यावरण संरक्षण भी कितना ज़रूरी है। दोनों ही अलग अलग पहलू है लेकिन साथ में चल सकते हैं। विकास इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जिस तरह की दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया में आजीविका चलाने के लिए बहुत सारे रोजगार की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का थोड़ा बहुत दोहन होता ही है, लेकिन उसके साथ में उसका डबल, मैं कहूँगी डबल नहीं बल्कि 10 गुना ज़्यादा संवर्धन भी ज़रूरी है। क्योंकि ये सीख अगर आपको लेनी है तो आप हमारे पुरखों से ले सकते हैं जिन्होंने अपनी आजीविका को भी चलाया था, लेकिन प्रकृति के साथ में इतनी बड़ी छेड़खानी नहीं की। जितनी आवश्यकता है प्रकृति से आप उतना ही लीजिए। प्रकृति वैसे भी बेमिसाल है, वो आपको कई हजारों वर्षों से देती ही आई है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ छीनने का ही कार्य करेंगे और उसे देना बंद कर देंगे तो प्रकृति एक दिन आपको आपका सबक जरूर सिखाएगी। यहाँ पर जगह जगह मैं लोगों से जाकर जब मिलती हूँ तो बहुत सारी अलग अलग बातें निकल कर आती हैं, अलग अलग समस्याएं हमारे सामने आती है, अलग अलग उसके समाधान हमारे सामने आते हैं। इन सभी से आपकी बातचीत का जो मेरा विशेष प्रमुख कारण है वो यही है, छोटी छोटी हर बात हर इंटरव्यू में आपके पास निकल के आएगी कि जहाँ पर हानि है वहाँ कुछ लाभ भी है और जहाँ लाभ है वहाँ कुछ हानि भी है। कुल मिला के बात इतनी है कि प्रकृति के साथ इंसान का संतुलन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें लेकिन साथ में प्रकृति को भी साथ लेकर चले। तो इसी के साथ मैं आज का ये इंटरव्यू समाप्त करती हूँ और आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से मैं किसी अन्य बुद्धिजीवी से आपको दोबारा मिलवाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर आपने बहुत मुखर होकर अपनी बात रखी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।